नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर खुशी दुबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुप्रीम सुनवाई। खुशी दुबे की तरफ से वकील विवेक तनखा ने पेश की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, और याचिका पर नोटिस जारी किया गया। खुशी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और वकील उसका इन सब से कुछ लेना देना नहीं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दरअसल बिकरू कांड से जुड़ा यह मामला है, जहां पर खुशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इस दौरान अब खुशी के वकील की तरफ से खुशी के लिए जमानत याचिका दायर की गई है। उनका कहना है कि खुशी की शादी कांड से कुछ ही दिन पहले हुई थी और उसका इस पूरे कांड से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 से जुड़ी एक खबर सामने आई है। इस एक्ट की संवैधानिक विविधता को चुनौती देने वाली याचिका जयराम रमेश मद्रास एक बार फिर से एसोसिएशन की याचिका दायर की गई है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी नाराजगी जताई। नियुक्तियों पर उठे सवाल के मद्देनजर जताई गई नाराजगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। बता दें, नियुक्तियों पर सवाल उठे हैं, जिनके मद्देनजर ये नाराजगी जताई गई। और इसी के साथ ही कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिंगला काटकर घर से करीब 10 लाख की चोरी को अंजाम दिया गया। लगभग 10 लाख के जेवर और बंदूक ले गए बदमाश। घटना से गांव में लोगों में मची अफरा तफरी। थाना राजपुर क्षेत्र के सिलहरा गांव की घटना बताई जा रही है। बता दें, लगभग 10 लाख के जेवर और बंदूक ले गए बदमाश। घटना से गांव में मची अफरा तफरी और लोगों में दहशत का माहौल। बता दें, दिन दहाड़े इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। कानपुर के राजपुर क्षेत्र के सिलहरा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। जिंगला काट कर दिया गया चोरी की घटना को अंजाम। 10 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए चोर। 10 लाख के जेवर और बंदूक लेकर बदमाश फरार हो गए। और नेपाल में चल रहे राजनीतिक गतिरोध का असर अब देश की बजट पर भी दिखने लगा है। संवैधानिक रूप से तय समय पर बजट पास नहीं होने के कारण अब सरकार के खर्चे पर भी रोक लग गई है। बता दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को प्रधानमंत्री पद संभाले हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में ना तो वो अपनी कैबिनेट बना पाए और ना ही बजट पास करवा पाए। नेपाल की संसद में चल रहे हंगामे के बीच अब सरकार के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने मार्शल की सुरक्षा घेरे के बीच बजट प्रतिस्थापन विधेयक को पेश किया, लेकिन विपक्षी दल के हंगामे के कारण सरकार वित्त विधेयक को पारित करना तो दूर, उस पर चर्चा भी नहीं कर पाई। नेपाल की पिछली सरकार ने संसद भंग करते हुए देश के आम बजट को अध्यादेश में मार्फत लेकर आई थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने संसद पुनर्स्थापित किया तो देउवा सरकार ने ओली के द्वारा लाए गए बजट अध्यादेश को खारिज करते हुए प्रतिस्थापन विधेयक लेकर आई है। ऐसे में सरकार विपक्षी दल पर आरोप लगा रही है कि वो बजट पास नहीं होने देंगे, और ऐसे में विपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दल के उपनेता और पूर्व स्पीकर सुभाष नेम्बोंग सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारे विरोध के बावजूद सरकार जो विधेयक चाह रही थी वो पास हो रहा है, लेकिन बजट क्यों नहीं किया गया। नेपाल में वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा ने विपक्षी दलों से आह्वान किया है कि वो बजट विधेयक को संसद से पारित होने दें, और अन्यथा देश में खर्च करने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किए गए 6 आतंकियों को दाऊद से कनेक्शन को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद के भाई अनी इब्राहिम को फंडिंग और हथियार सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी, और पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके लौटे दोनों आतंकियों को टारगेट सिलेक्ट करने और धमाके करने थे। मुंबई धमाके की तर्ज पर डी कंपनी अपने पुराने साथियों का इस साजिश में इस्तेमाल कर रही थी। गिरफ्तार हुए आतंकी समीर पहले भी दाऊद के लिए काम कर चुका है।
और समीर ने रायबरेली के रहने वाले आतंकी मूलचंद उर्फ लाला को अपने साथ शामिल किया था। बता दें कि मूलचंद आतंकी का इस्तेमाल विस्फोटक और हथियार लाने के लिए किया जाता था। नवरात्र और रामलीला में धमाके की साजिश का खुलासा किया गया है। साथ ही गिरफ्तार आतंकियों की दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में धमाके की साजिश थी। दिल्ली, यूपी और राजस्थान से इन 6 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताते हैं कि दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी आतंकी दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से संपर्क में थे और इनमें से 2 आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। दाऊद का भाई अनीस इन्हें हथियार सप्लाई और पैसे की फंडिंग कर रहा था। गिरफ्तार आतंकियों में से 4 को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, तो वहीं 2 आतंकवादियों की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। अब बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ले ली है। गुरमीत सिंह ने राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में यह शपथ ली है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव एसएस संधू ने किया और समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और आला अधिकारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के राजभवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना से 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने सेना में करीब 40 साल की सेवा दी है। इस दौरान उन्होंने 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड प्राप्त किए हैं। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना एडजुटेंट जनरल और 15 कॉर्प्स के कमांडर रहे हैं। वो चीन मामलों से जुड़े मिलिट्री ऑपरेशन के निर्देशक भी रहे। और वहीं किसान आंदोलन के चलते पिछले करीब 1 साल से उन इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ प्रदर्शन स्थल वाले रास्तों का अमूमन उपयोग करने वाले नागरिकों की मानवाधिकार हनन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कुछ शिकायतें मिली थी कि इन राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से 9000 से अधिक उद्योग बंद हो गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से आम जनता, मरीजों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बॉर्डर बंद होने के चलते लोगों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, जिसके चलते आम जनता की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए और गृह मंत्रालय से आंदोलन में हो रहे कोविड नियमों के उल्लंघन पर भी रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक उनको मिली शिकायतों में कहा गया है कि मुख्य तौर पर 4 राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से अनेक उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था के चलते जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से जनता को रोजाना के कामों पर जाने में असर पड़ रहा है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी चीजें भी प्रभावित होने से एक आम नागरिक के मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 25 नवंबर से विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली, हरियाणा के सिंधु बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं और 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते ये तीनों ही रास्ते आम जनता के लिए बंद पड़े हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में नैनीताल भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर मंगलवार देर रात को धमाका होने से हड़कंप मच गया है। धमाका होने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के हरिनगर आवास में मंगलवार को देर रात करीब 12:30 बजे तक तेज धमाका हुआ। इससे घर पर मुख्य गेट, दरवाजे और खिड़कियां ध्वस्त हो गए और आज सुबह डीआईजी नीलेश आनंद भरने विस्फोट के बाद मुआयना करने पहुंचे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी उनके आवास पहुंचे। और साथ ही आपको बता दें कि इस घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने डीआईजी को जांच के आदेश देकर खुद भी जिलाध्यक्ष से बातचीत की और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी जिलाध्यक्ष से बात की है।
वहीं आपको बताते चले कि प्रदीप बिष्ट का कहना है कि धमाका कैसे हुआ उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। साथ ही आसपास के लोगों ने बताया कि देर रात को तेज धमाका हुआ है, ऐसा लगा कि जैसे बम फटा हो। सभी लोग घरों से बाहर निकले तो प्रदीप बिष्ट के घर के दरवाजे और खिड़कियां गिरी पड़ी थी। देश भर में लगातार 80 दिनों से कोरोना के नए मरीजों के आंकड़ों में कमी देखी गई है और यह आंकड़ा 50,000 से कम है। बुधवार सुबह को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 27,176 कोरोना केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 284 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई, जबकि 38,012 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं, यानी करीब 11,120 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में भी मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15,876 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 44,06,365 हो गई है। राज्य में सितंबर में पहले सप्ताह के दौरान रोजाना संक्रमण के लगभग 30,000 या उससे अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बाद संक्रमण में कमी आई है और बताते चलें कि बीते 24 घंटे में 129 रोगियों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 22,779 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 14 सितंबर तक देश भर में 75,89,12,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 61.15 लाख टीके भी लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर उनके अनुसार अब तक 64.60 करोड़ कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीते दिन करीब 16,10,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए और देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.62% बनी हुई है। एक्टिव केस की संख्या 109% हो गई है।